ये नहीं है कि सिर्फ फॉरेन, वो हर तरह की एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है। सेकेंडली, जैसे आपका सवाल था कि जब यूएस जैसे देश के अंदर अगर आप पे जासूसी का कानून लग जाता है, एलिगेशन, लेकिन भारत में फिर वही क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अब एलिगेशन मीडिया में कितना भी बोल रहे चिल्ला चिल्ला के ये जासूस है, इसके ऊपर टेररिस्ट के आप एलिगेशन लगा लें, ठीक है, या कह दें कि पॉसिबल टेररिज्म के आप एलिगेशन लगाएं, जासूसी के लगाएं, कहाँ बोलें ये? स्टेट को स्पेसिफिकली बोलने का कोई मीडियम नहीं है। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है, इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बट एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहूंगा सर कि डेफिनेटली यही तो है पूरा सिविल प्रोसीडिंग को जो कन्वर्ट इस तरह से किया गया, यही मेरे कहने का मतलब था। इसमें देखें, इसमें जहां तक मैंने देखा है अपना कुमार साहब, हमारे अब जी यहाँ पे आप देखें, आपके जब भारत में एंटी नार्को टैक्स के जो केसेस होते हैं, जी अब मुझे नहीं पता वहां पे उस पे क्या, उस पे बहुत सारे केसेस में स्टेट कार्रवाई करती है, ठीक है, उसमें स्टेट पकड़ रही होती है कि पुलिस ने रेड किया जी, उसके लिए एक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है फयाज साहब, यहाँ पे एनसीबी है। जी हाँ, ना ये जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, तो जी वो भी तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या इस तरह कर सकते हैं कि किसी स्मगलर को पकड़ा और बाद में पकड़ने के बाद वो उसको कहें कि जी ये तो हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करते? जी नहीं सर, यहाँ पे एटीएस थोड़ी ना इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एक चीज देखिए, एटीएस यहाँ पे जो फॉरेनर एक्ट है, अच्छा पहले मैं एक चीज आपसे वैसे पूछना चाहूंगा, आप तो एडवोकेट हैं सर, आप बताइए, फॉरेनर एक्ट आपने भारत का, हालांकि आपने सुना होगा आजकल काफी ट्रेंड में है, तो आपको क्या लगता है वो एक सिविल रिलेटेड एक्ट है या क्रिमिनल रिलेटेड एक्ट है, बताइए। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके तक से रीड नहीं किया, वो एक जी क्रिमिनल मैटर है, वो एक, क्योंकि जी वो ऑफेंस है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जी नहीं, बाहर से ट्रेसपैसिंग तो एक क्रिमिनल ऑफेंस आप कह सकते हैं, जो फॉरेनर एक्ट है वो स्पेसिफाई किसको करता है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बताइए। नहीं, फॉरेनर एक्ट तो यही है, वो ऑफेंस ही है मेरी नजर में, तो वो ऑफेंस है। उस पर मजीद आप क्लियर कर देंगे, आपका ओपिनियन उस पर डिफरेंस है। ऑफेंस इस तरह से है क्योंकि उसमें जो वर्डिंग है सेक्शन 14 की, जी उसमें पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, और पनिशमेंट जो है वो ऑफेंस में ही होती है। सिविल में जाकर आपके पास इम्प्रिजनमेंट जो है वो, उसमें या तो डैमेजेस होते हैं या इस तरह का मामला आता है, जहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट का मामला आ जाए जी, कि 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है या 8 ईयर, तो मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स में ही ऐसा होता है। जी आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है फयाज साहब, आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो इलीगली इमिग्रेशन होते हैं, इसके लिए जैसे आपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के मैटर है उनके लिए, आपने सुना है कि इंडिया के अंदर जो कोई बाहर से आते हैं उसके लिए स्पेसिफाइड कोई एजेंसी है? नहीं, मैंने अब स्टेट क्या करे? वही तो सर पूरा क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो गए, मतलब खड़ा हो गया एक तरह से। बिल्कुल जी सही। अच्छा अच्छा कुमार साहब, जी सर एक एक चीज तो आप बताइए कि जैसे जी एफआईआर के ऊपर गुलाम हैदर का तो कोई लेना देना नहीं है ना। एफआईआर इंडियन स्टेट ने काटी, वो जाने सीमा जाने। गुलाम हैदर जी को तो अपने बच्चों से मतलब है, तो वो एफआईआर का पीछा कैसे कर सकता है कि उसको प्रोसिक्यूट करवाए, ये वकील करे? उसका तो एफआईआर से लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ उनका बेसिकली क्या है, कस्टडी फॉर द चिल्ड्रन के लिए वो अपना एक सूट फाइल करें। मेरा तो देखिए यही था क्लियरली, आप एचसीयू में चले जाएं, आप किसी इंडियन कोर्ट में चले जाएं, ठीक है, और वहां पे जाके पहले तो स्टेट हाई कोर्ट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, या फिर सीधा सुप्रीम में, मैंने आपको बताया था एनआरसी ट्रिब्यूनल भी है, और बाकायदा सीजीआई के पास भी मुद्दा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला हो गया सर, इसमें काफी चीजें चैलेंज हो गई है, तो सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑनरेबल सीजीआई साहब, उनके भी जा सकता है। बेसिकली मेरा तो कंसर्न ही कस्टडी का रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको इस चीज के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए कि ये इलीगली बाहर से आई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी दैट्स व्हाई जी वो कस्टडी के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी फिर अच्छा सर, जी एक चीज नजर आए मजाक भी और थोड़ा संजीदा भी, कि वो ये है कि जैसे यहाँ से पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, किसी भी आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां से एक औरत उठती है और कहती है कि मुझे मियाँ मुझे जूते मारता था, तो मैं लिहाजा इंडिया सेफ्टी के लिए आ गई हूँ, तो मुझे आप पनाह दें, मुझे सेव करें। तो दो चीज जी, मजाक वाली भी बात है, तो मजाक पे एक जवाब दूंगा आपको। हर किसी के पास एपी सिंह साहब है क्या? पहली चीज तो अच्छा, जी तो दोनों दोनों मतलब दोनों चीजें आप बताएं कि संजीदा वाला भी मजाक वाला भी, क्योंकि मतलब क्या उठेगी औरत और जाके वो सेव हो जाएगी?
इंडिया का कानून उसको कहेगा कि इसको चूंकि वहां जूते पड़ते थे इसलिए यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सीधा ठीक है। डिपोर्ट होगी सर, सीधा डिपोर्ट होगी। मेरे मजाक के अंदर काफी बहुत काम की बात कह दी, लेकिन सर जी, मैंने मजाक में काफी काम की बात कह दी, तो बिल्कुल डिपोर्ट। सर तो जी, फिर यहाँ तो यही सवाल पैदा होता है कि 6-7 महीने से फिर उसको जी, सीधा डिपोर्ट क्यों नहीं किया सर? क्योंकि सर उनके साथ एपी सिंह साहब आ गए ना। क्लियरली मैं आपको बताऊं तो मैंने मजाक में तो बहुत काम की सर बात कही। 140 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ एपी सिंह नहीं है सर, लॉ 140, एपी सिंह नहीं है। नहीं नहीं, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। अब देखिए कितने बार डिपोर्ट किया गया है इंडिया में, ये कोई पहला वो थोड़ी है इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल तरह से आना, रेफ्यूजी लेना। काफी लोग आए सर, काफी लोगों को डिपोर्ट किया गया। केरला हाई कोर्ट ने भी कई बार डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए हैं, और सब में कहीं ना कहीं सिविल प्रोसीडिंग्स हैं। आप एक चीज देखें। अच्छा, जैसे आप एपी सिंह का बता रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन वकीलों से वास्ता रहता है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जी। फील्ड में किसी से मुझे डर लगता है तो मुझे वकीलों से डर लगता है, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। तो काफी काफी हमारे जो वकील है काफी वो कहते हैं कि बड़े पहराटू टाइप के, कि मतलब कभी भी कोई सीधा काम करना नहीं उन्होंने ना। अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं कि यार एलएलबी कर लो, पूरा दिन तुम्हारा वकील आप दो हमेशा बातें पकड़ा कर कर रहे हैं, दिए। आप डर रहे हैं और वकील के सामने आप बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं तो नहीं, आप हुज्जत कैसे, बात कर रहा हूँ, मैं रेस्पेक्ट के लेवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी काम में किसी रंग में भंग डालना है तो वकील आप कर ले, वो बिल्कुल भंग डाल देगा। तो जैसे एपी सिंह की उन्होंने खुद मिसाल दी है कि एक जेन्युइन केस है, मियाँ बीवी का तनाजा है, उसका धर्म चेंज करने का मामला है, लेकिन उसने वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया, इंडिया भारत का मसला खड़ा कर दिया। हालांकि ये चीजें तो होती रहती है कि पहला और आखिरी केस तो नहीं है ना सर, सीमा, ये तो हमारा होता है और होता रहेगा। तो आपने एपी सिंह की मिसाल ठीक दी, लेकिन अकेला एपी सिंह ही तो इंडिया नहीं ना सर। तो आप देखें अभी एक कोई आई है बाहर से, मिजोरम से करके, आपने भी सुनी होगी न्यूज, ठीक है, तो उसको रखा गया है अभी करंटली। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कुमार साहब ये पैदा होता है जी, कि क्या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कोई आर्टिकल मौजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान में एक आर्टिकल है कि तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और जितने भी हैं उनके इक्वल राइट हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई भी है, चाहे एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके इक्वल राइट। फंडामेंटल राइट्स। जी, जी जी, फंडामेंटल राइट। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक के साथ आप एक को तो डिपोर्ट कर रहे हैं और एक को आप जो है वो सेलिब्रिटी बना रहे हैं या उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या उसका जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन नहीं है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसको आप डिस्क्रिमिनेशन उसमें जा रहे हैं? सर और डिस्क्रिमिनेशन आपने वर्ड यूज किया है ना? जी जी, ये वन साइडेड चीज है। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर थोड़ा तो छूट मिलती है इंसान को, ये तो पूरा केस ही वन साइडेड है। सीमा को एक तरह से कह लीजिए सर पे बिठा लिया और बाकी सबको वो कर दिया। जो इसके अंदर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उन तक को सस्पेंड किया गया। उसके बाद हालांकि चीजें एक्टिव हुई है, बट क्योंकि फिर वही मेरे एक बात कहूंगा सर कि जिस तरह का केस फॉर्म हुआ स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये सब इसी का एडवांटेज है। बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है, एनीथिंग यू से कैन विल बी यूज अगेंस्ट यू। बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है इसके पीछे, इन सब के पीछे बहुत स्ट्रेटेजिक तो प्लानिंग रही है। जी, तो सर ये जो जज्बात के साथ खेलना, माइंड गेम के साथ आगे जाके करना, तो एपी सिंह से ज्यादा क्रेडिट आप सीमा को नहीं देते कि जैसा वो सोचता है उससे भी आगे का कदम करती है वो, मतलब सर उसको क्रेडिट गेम तो में मैं, देना आता है। सर क्रेडिट तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा। अगर मैं सही बताऊं तो हमें नहीं पता मतलब कौन पहले से लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने बहन भाई का रिश्ता सही चुना है कि हम दोनों बहन भाई हैं। बात सही है। बात में देना है, देने लिहाज से तो वो बिल्कुल बहन भाई है। वो बिल्कुल बहन भाई हैं सर सर। लेकिन मतलब सर कभी कभी एपी सिंह देखिए, वकील भी किसी को कितना मशवरा देगा ना सर, आपको खुद पता है कि आपने नेगेटिविटी में जाके पॉजिटिविटी में जाके अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करनी होती है, लेकिन वकील की भी एक लिमिट होती है। लेकिन मेरे लिमिट ख्याल में होती जहाँ एपी सिंह की लिमिट खत्म होती है ना सर, सीमा की लिमिट वहां से आगे शुरू होती है, है। वो है ना सर। जी, मतलब अगर अगर एपी सिंह को आप क्रेडिट दें जितना भी, मैं कहता हूँ जितनी चालाकी से इस बंदी ने अपने केस को डील किया है, शायद ही दुनिया का कोई बंदा डील कर सकता हो। सर इसे क्रिमिनल लॉयर जितने नॉलेज चाहिए, ये बात हम डिनाई नहीं करेंगे। हालांकि कानून भले ही पता ना हो, लेकिन उसका माइंडसेट वैसे ही है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की, तो बहुत सीरियस मैं टॉपिक, सर बहुत serious आज topic। आज मैं यही तो गुलाम हैदर का इंटरव्यू देख रहा था, वो गिड़गिड़ा के रो रहा है, कह रहे हैं भाई मतलब 9-10 मई को जब जी, ये गई है तब तक तो जी, हमारी मोहब्बत की शादी और बड़ी सुकून वाली जिंदगी गुजर रही थी। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक औरत
जाके इस गेम तक चली जाएगी। बाकी और भी लफड़े होते रहते हैं, लेकिन इस वाला जो लफड़ा है ये शायद ही तारीख मिटा पाए कभी इस मामले को, कि इतनी इस हद तक आगे और चली जाएगी और तहस नहस कर देगी। आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अभी तक मेरे से मोहब्बत थी और अगले